नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में अपन ने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट कोशिकांग सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट या यूं कह सकते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में लवक भी कहते हैं, प्लास्टिड। और प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। इस प्लास्टिड या लवक की खोज और इसका नामकरण किसने किया? हैकल ने 1885 में। प्लास्टिड या लवक की खोज पूछे तो भी हैकल और नामकरण पूछे तो भी हैकल। प्लास्टिड की खोज किसने की? हैकल ने। अब इसके बारे में और बात करते हैं। एक संरचना होती है प्रोप्लास्टिड, और ये प्रोप्लास्टिड आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं या 3 प्रकार के प्लास्टिड बनाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। याद रखें, प्लास्टिड है वो एक बार ऐसा हुआ प्लास्टिड, तो कुछ बच्चों ने डी को काट के सी कर दिया कि शायद डी गलत हो गया, प्लास्टिक है। याद रखें, प्लास्टिक के प्रकार नहीं, प्लास्टिड के प्रकार पढ़ रहे हैं। और प्लास्टिड कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और ये कलेक्टिंग ऑर्गन है। खाद्य पदार्थों को स्टोरेज या संचित करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्या सवाल आते हैं? ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो तो उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में किसका स्टोरेज होगा? कार्बोहाइड्रेट का। अगर लिपिड का संग्रहण या फैट का संग्रहण हो तो उसको बोलेंगे एलियोप्लास्ट। और अगर प्रोटीन का स्टोरेज हो तो उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होगा एमाइलोप्लास्ट, लिपिड का स्टोरेज होगा एलियोप्लास्ट, और प्रोटीन का संग्रहण होगा तो एल्यूरोप्लास्ट। अब अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट, याद रखें, क्रोमो वर्ड कलर या रंग से संबंधित है। पादपों में हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग है वो किसकी वजह से आएंगे? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इसको वर्णिंग लवक भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फल का रंग, पुष्प का रंग, बीज का रंग, या जो यंग लीफ है उन सभी का रंग किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कोई भी रंग होगा तो उसके लिए कोई वर्णक या पिगमेंट जिम्मेदार है। और याद रखें, क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड्स। हरे रंग को छोड़कर शेष सभी जो है वो किसकी वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और इसमें पिगमेंट कौन होते हैं? कैरोटीनॉइड्स। और लास्ट और आखिरी प्रकार जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसको अपन डिटेल में भी बात करेंगे। केवल हरे रंग के लिए, ओनली ग्रीन कलर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट। 20 से 40 पर सेल, एक सेल में क्लोरोप्लास्ट 20 से 40 हो सकते हैं। इनका आकार, शेप देखें तो डिस्क शेप होता है। क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया? स्किम्पर ने। स्किम्पर भी बोल सकते हैं। बोर्ड पर लिखी हुई बात मैंने आपको बताई, उसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। आइए उस पर भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ल्यूकोप्लास्ट किस में बदल सकता है? क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस में बदल सकता है? क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट किस में बदल सकता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किस में बदल सकता है? ल्यूकोप्लास्ट में।
इसको जब बच्चे पढ़ते हैं तो कंफ्यूज ही रहते हैं, और जब एग्ज़ाम में आता है तो दिमाग में ऐसे कि यार कौन किस में बदल रहा था, क्योंकि बच्चा ऐसे पढ़ता है ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। इससे बढ़िया मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, कौन किस में बदलता है इसको भूल जाइए। अगर एक बार रंग चढ़ गया किसी चीज़ का तो फिर उतरने वाला नहीं है। रंग जो लाग्यो फिर उतरने वाला नहीं है, थारो रंग है ना। क्रोमो का मतलब है रंग। एक बार किसी भी प्रकार का क्रोमोप्लास्ट, या यूँ कह सकते हैं किसी भी प्रकार का प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट में बदल गया तो अब वो किसी में भी नहीं बदलेगा। अब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले, बस आपको ये ध्यान रखना है क्रोमोप्लास्ट किसी में नहीं बदलेगा, बाकी सब में बदल सकते हैं। देख लो आप, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है इस बात को छोड़कर गाना याद रखिए, रंग जो लाग्यो थारो रंग, एक बार रंग लग गया तो फिर रंग उतरने वाला नहीं है। प्लास्टिड के बारे में अपन ने बात कर ली है, अब अपन डिटेल में बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। प्लास्टिड के प्रकार के बाद अब अपन बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में। अभी अपन ने बात की थी प्रकार, कौन कौन से प्रकार है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और सबसे लास्ट वाला जो है हरित लवक, पादपों में जो हरा रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड है उसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। इसकी संरचना आपके सामने है। आइए, पहला मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क शेप, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, तीन जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगर जंतु कोशिका पूछे तो 2 कोशिकांग हो गए, और पादप कोशिका पूछे तो 3, क्योंकि जंतु और पादपों में एक ही डिफरेंस है कि पादपों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया पहले पढ़ चुके हैं तो जैसी मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की थी वैसी ही किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की। वहाँ पर भी याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपको केवल क्या याद रखना है, IPL, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन ज़्यादा और लिपिड कम होते हैं, तो फिर आउटर मेम्ब्रेन में इसका वाइस वर्सा, लिपिड ज़्यादा और प्रोटीन कम। उसमें भी आपको बताया था कि जहां पर भी प्रोटीन ज़्यादा है वो वाली मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल ज़्यादा होगी, चयनात्मक पारगम्य ज़्यादा होगी। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से चयनात्मक पारगम्य कौन है, इनर मेम्ब्रेन। और केवल पारगम्य बोला जाए, केवल परमिएबिलिटी बोली जाए तो मैंने आपको बताया था परमिएबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, लिपिड। दोनों मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी है, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में है यहाँ पर भी वैसा ही है। अब अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं, उन कणों का नाम है ऑस्मोफिलिक कण। कौन से कण हैं, ऑस्मोफिलिक कण। फिर अपन बात कर रहे हैं इसी हरित लवक में एक सिक्के जैसी, कॉइन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे थाइलेकोइड ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे जम गए, और बहुत सारे थाइलेकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम। एक ग्रेनम में 2 से लेकर 100 तक थाइलेकोइड हो सकते हैं, और बहुत सारे जब ग्रेनम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रेना। और याद रखें, प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ग्रेना में।
ग्रेना किससे मिलके बने हैं? ग्रेनम से। और ग्रेनम किससे मिलके बना है? थाइलेकोइड से। आइए अपन बात करते हैं थाइलेकोइड के बारे में। थाइलेकोइड वर्ड सबसे पहले किसने दिया? मैनके ने। दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं थाइलेकोइड की, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, थाइलेकोइड के ऊपर एकल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और दूसरी बात, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसको कहेंगे? थाइलेकोइड को। और इसी थाइलेकोइड के ऊपर ये देखिए ऐसी संरचना, कुछ पार्टिकल जैसी, कणों जैसी, इसी संरचना को क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम के लिए सवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की यूनिट किसको कहते हैं? क्वांटासोम को। और क्वांटासोम की खोज किसने की? दो वैज्ञानिक, पार्क और बिगिंस ने। बोर्ड पर आपको जितनी बातें दिखाई दे रही है, जो सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। बाह्य और आंतरिक झिल्ली में सेलेक्टिव परमिएबल ज़्यादा कौन होती है? आंतरिक झिल्ली। थाइलेकोइड पर झिल्ली जो होगी वो कौन सी होगी? यूनिट मेम्ब्रेन। हरित लवक की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? थाइलेकोइड। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहेंगे? क्वांटासोम, जिसकी खोज किसने की? पार्क्स और बिगिन ने। दो मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह है उसको कहेंगे पेरीप्लास्टिडल स्पेस। और हरित लवक में ये कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 110 एंगस्ट्रॉम तक। ये अपन ने बात की है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना, और अंदर स्ट्रोमा, और उसके बारे में भी अपन अभी बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मिलके ग्रेनम, ग्रेनम मिलके ग्रेना। इन्हीं बातों के बाद अपन और बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये एक संरचना, सिक्के जैसी संरचना थाइलेकोइड है। बहुत सारे थाइलेकोइड आपस में मिले तो क्या बना दिए? ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम आपस में मिले तो क्या बना दिए? ग्रेना। आपको दिखाई दे रहा है ग्रेनम, ये पूरा ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। ये दोनों ग्रेनम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेना। लेकिन आपको ये भी दिखाई दे रहा है इन दोनों ग्रेनम को जोड़ने वाली एक संरचना है, और इस जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्रेट। अब आपसे कोई पूछ ले फ्रेट किसे कहते हैं? देखो थाइलेकोइड, कुछ थाइलेकोइड तो सिक्के जैसे जम के और ग्रेनम बना लेते हैं। कुछ थाइलेकोइड ऐसे स्ट्रोमा में इसके तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट है उसके तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। इस स्ट्रोमा में जो पड़े रहते हैं थाइलेकोइड, उनको क्या नाम देंगे? स्टोमल थाइलेकोइड। कुछ तो मिलके ग्रेनम बना लिए, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? स्टोमल थाइलेकोइड। और ये जो स्टेमल थाइलेकोइड है, अगर ये दो ग्रेनम को जोड़ने में काम आ जाएं तो फिर इन्हीं को क्या कहा जाएगा? फ्रेट कहा जाएगा। ऐसे स्टोमल थाइलेकोइड जो दो ग्रेनम को जोड़कर ग्रेना बनाने में मदद करते हैं, फ्रेट कहलाते हैं। फ्रेट क्लियर है? फ्रेट कुछ नहीं है, स्टोमल थाइलेकोइड ही थे, बस उनका यूज़ अब क्या काम में आने लग गए? ये ग्रेनम बनाने में। फ्रेट हो गया, स्टोमल थाइलेकोइड हो गया। जो थाइलेकोइड माइटोकॉन्ड्रिया के तरल पदार्थ में हैं, देखो मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ कौन है? मैट्रिक्स। कोशिका के अंदर जो होगा वो प्रोटोप्लाज्म। और अब अपन जो बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का तरल पदार्थ क्या होगा? स्ट्रोमा। पहले भी बोल रहा हूँ एक बार फिर, कोशिका के अंदर जितने भी तरल पदार्थ होंगे
उन सब की नेचर कौन सी होगी? कोलॉइड नेचर की। कोलॉइड क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। कोलॉइड, प्रोटोप्लाज्म कोलॉइड, माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ मैट्रिक्स कोलॉइड, और क्लोरोप्लास्ट का तरल पदार्थ स्ट्रोमा कौन सी नेचर का? कोलॉइड। इसी स्ट्रोमा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर और प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना के अंदर। इसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में एक एंजाइम काम में आता है जिसको कहते हैं रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम है, और याद रखें सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो ये रूबिस्को क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। इस रूबिस्को का पुराना नाम क्या है? कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। रूबिस्को एंजाइम जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पृथ्वी पर या धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन अगर आपसे कोई पूछे तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? रूबिस्को। कहाँ? स्ट्रोमा में। किस में मदद करती है? डार्क रिएक्शन में। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, लाइट रिएक्शन जो है वो जेड स्कीम हिल और बेंडाल की जो अभिक्रिया है वही है, जो जेड स्कीम भी जिसको अपन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में केल्विन द्वारा बताया गया केल्विन साइकिल है, और उसी में काम में आता है कौन? रूबिस्को एंजाइम, जिसका पुराना नाम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। ये देखिए, याद करो क्लोरोप्लास्ट की जब उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे थे तो एक साइनोबैक्टीरिया किसी प्रेडेटर कोशिका के अंदर आ गया और वहीं रहने लग गया। और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और बैक्टीरिया है तो क्या होंगे? प्रोकैरियोट। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होना चाहिए? प्रोकैरियोट से समानता होनी चाहिए। पहली समानता तो कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान इसमें राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S प्रकार के, 70S। ये जो S है इसके बारे में भी अपन जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। स्वेदबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन रेट है 70S प्रकार के राइबोसोम। और इसी क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड DNA भी पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। ऐसे दो कोशिकांग जिनका खुद का सेल्फ DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दोनों की उत्पत्ति हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुई है। और इस बात को ये सही साबित भी करते हैं। इनके सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA में GC रिच रीजन या G और C वाले जो न्यूक्लियोटाइड यूँ कह सकते हैं नाइट्रोजन बेस है, वो ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में? A और T के। और अगर किसी DNA में GC ज़्यादा है और AT कम है तो वो DNA कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का DNA। ये दो बातें पूरी तरह बताती है कि क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही इवॉल्व हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये जो थाइलेकोइड है इसमें एक संरचना अपन बात कर रहे थे, क्वांटासोम, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, जिसकी खोज किसने की? पार्क बेगिंस ने। याद रखने का तरीका आजकल तो बहुत चल रहा है, सब चीज़ें चल गई और पार्क भी चलने लग गए, पार्क भी खुल गए, पार्क बिगिन हो गए। ये देखो,
तो जब भी पार्क में जाए, पार्क शुरू हो गए मतलब इसकी खोज की क्वांटासोम की। क्वांटासोम पार्क बिगिंस, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस क्वांटासोम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्वांटासोम के अंदर 230 तो होते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित, और 50 क्या होते हैं कैरेटिनॉइड्स। दोनों पिगमेंट है, दोनों वर्णक है। 230 पर्णहरित क्लोरोफिल में से दो प्रकार के, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, 230 में से 160 क्लोरोफिल ए और 70 या 70 क्लोरोफिल बी होता है। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में भी बात हुई है। क्लोरोफिल ए, इसका सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास है, ये देखिए C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी के बारे में भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कौन सा। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्लोरोफिल ए ही याद करना चाहिए। उसके बाद एक बात याद रखनी है, क्लोरोफिल ए में जहां पर CH3 मिथाइल ग्रुप था, उसकी जगह अगर CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो वो कौन सा बन जाता है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ही याद करना है दोस्तों, C55H72O5N4Mg। अब अगर इसको क्लोरोफिल बी बनाना है तो जहां पर क्लोरोफिल ए में CH3 मिथाइल ग्रुप था, उसकी जगह कौन आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो देखो C जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि C की जगह C आ गया। तो क्या बोलेंगे, C55। H पहले 3 थे, अब 1 आया है, 2 की कमी हो गई, तो क्या बोलेंगे H70। पहले O था ही नहीं, ये देखिए इसमें, और एक O एक्स्ट्रा और आ गया, तो क्या हो गया O6। बाकी कुछ बदला ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये सारी बातें अपन बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना के बारे में। तो अपन बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और है। एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना एब्सेंट हो। और ऐसे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, एल्गी और C4 प्लांट के अंदर। C4 प्लांट, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। C4 प्लांट में C4 पाथवे होता है और इसी का दूसरा नाम हैच स्लेक पाथवे होता है। 2 वैज्ञानिकों ने इसको बताया था। C4 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस पाथवे में, इस साइकिल में प्रथम स्थायी पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। इसलिए साइकिल के नाम को क्या बोला गया, C4 साइकिल। C4 प्लांट में ही एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं क्रेन्स एनाटोमी। क्रेन्स एनाटोमी। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट की अगर आपको स्टडी करनी है, आपको अध्ययन करना है, तो क्लोरोप्लास्ट को 0.25% सुक्रोज में रखना चाहिए ताकि क्लोरोप्लास्ट पिचक नहीं जाए। और पिचकेगा कब नहीं, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो और बाहर का जो अपन ने 0.25% सुक्रोज लिया है वो दोनों
समपरासरी या आइसोटोनिक हो। एक और जनरल वर्ड है प्लास्टिडोम किसे कहते हैं? ऑल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल। एक कोशिका में जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन सभी को मिला के प्लास्टिडोम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सेल में जनरली 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लास्टिडोम किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट की स्टडी के लिए कितना परसेंट सुक्रोज? 0.25% सुक्रोज लेना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.25% सुक्रोज के सॉल्यूशन के बराबर। अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होगा, तभी पिचकेगा नहीं। मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। 0.25% सुक्रोज और स्ट्रोमा दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक या समपरासरी है। एल्गी या शैवाल के अंदर और C4 प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना नहीं पाए जाते। ये जो क्रेन्स एनाटॉमी है ना, इसमें दो होती है ना, मीजोफिल और बंडल शीथ। और खासकर एग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन सी संरचना में पाए जाते हैं? बंडल शीथ में। कहने का मतलब बंडल शीथ वाली जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना नहीं पाए जाएंगे। तो C4 प्लांट में भी अगर आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पूछे तो किसके बारे में बात करेंगे? बंडल शीथ के बारे में। तो अब तक अपन ने क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्टडी आपको मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बेस्ड या आधार रखकर बता दी है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।